सब्सक्राइब कीजिए हमारे लक्ष्य एकेडमी प्रयागराज चैनल को, बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के। चलिए आइए नया चैप्टर हिंदी का स्टार्ट किया जाए। अलंकार लगाइए सब लोग हेडिंग भैया, अलंकार। चलिए पहले कुछ वो बातें जो सबको पता हैं, लेकिन चूंकि अब चालू कर रहे हैं तो बताना आवश्यक है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक शब्द है अलम और दूसरा क्या है, कार। अब आप सभी संधि पढ़े हैं, अलम धनकार मिलकर ही क्या बन जाता है, अलंकार। और चलिए इसमें से अलम का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या शाब्दिक अर्थ है, आभूषण। और कार का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, करने वाला। यदि हम थोड़ा सा भाव से अर्थ इसका निकालें तो हो सके ये भी कह सकते हैं बढ़ाने वाला। इस प्रकार से यदि हम दोनों शब्दों को एक कर दें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ निकल कर आया आभूषण, आभूषण करने वाला। कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, क्या है, आभूषण करने वाला, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। इसलिए अब इसका अर्थ हम निकालते हैं कैसे, भावार्थ से। भावार्थ ये है कि मनुष्य प्राचीन काल से ही अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए या अपनी शोभा बढ़ाने के लिए, या एक और हिंदी का शब्द है अपनी चारुता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है, आभूषण का प्रयोग। हम आप आभूषण काहे लिए पहनते हैं, सुंदरता, सुंदर लगने के लिए ना, कि दिखाने के लिए हम बहुत पैसे वाले हैं, ऐसा नहीं है ना, सुंदरता ही है ना। तो अब यहाँ भावार्थ है, जिस प्रकार से एक मनुष्य अपनी सुंदरता, अपनी शोभा, अपनी चारुता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करता है, उसी प्रकार एक कवि हो जाए या एक लेखक हो जाए, यह अपने काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करता है, अलंकार का। हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि काव्य का ही आभूषण क्या है, अलंकार है। काव्य का ही आभूषण क्या है, अलंकार है। देखिए कभी कभी होता है, जैसे मैं एक लाइन बोलूं, अभी आगे उदाहरण में आएगी, शेष गणेश दिनेश महेश जाहि निरंतर गावे। अब ये लाइन क्यों अच्छी लगी सुन के, क्योंकि कुछ इसमें अलग है ना। अगर हम कहें कि हम क्या हिंदी पढ़ा रहे हैं, लाइन में कोई रस नहीं है, लेकिन उस लाइन को बोलने में क्या है उसमें कि कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ क्या है, अलग है। कुछ इस तरीके से शब्दों का, या कुछ इस तरीके से क्या अक्षर का, या कुछ इस तरीके से किसका, वर्णों का प्रयोग हुआ है कि वो लाइन आपको सुन के ही क्या लगी, अच्छी लगी। तो ये अच्छा लगना या सुंदरता या शोभा बढ़ाना ही क्या है, अलंकार है। बात समझ में आ गई ना। तो एक पॉइंट में नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए और या ऐसे लिख लीजिए, लिखिए इसको, बना लीजिए, बना लीजिए। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब आपको परिभाषा क्लियर हो गई कि अलंकार क्या है, शोभा बढ़ाने वाले धर्म जो हैं, शोभा बढ़ाने वाले गुण जो हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, अलंकार। किसकी शोभा, काव्य की शोभा। किसकी शोभा, काव्य की शोभा। अब हम थोड़ा सा अलंकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग, अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग, अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भरत मुनि ने। किसने किया था, भरत मुनि ने। भरत मुनि की पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। क्या नाम है, नाट्यशास्त्र। तो आपसे सवाल यदि पूछा जाए कि अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, तो आप बताइएगा कि अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग भरत मुनि ने अपनी पुस्तक किसमें किया है, नाट्यशास्त्र में किया है। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक में 4 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। कितने अलंकार, 4। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है, 4 है। नोट करते चलिए। नंबर 1 यमक अलंकार, नंबर 2 उपमा, नंबर 3 श्लेष और नंबर 4 दीपक। नोट कर लीजिए, इन्होंने कुल अलंकारों की संख्या 4 बताई है, 4 बताई है। यमक, उपमा, श्लेष और दीपक। तो एक पॉइंट आपका ये क्लियर हुआ कि अलंकार जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है कि अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, भरत मुनि ने। किस पुस्तक में, नाट्यशास्त्र में। इनके अनुसार अलंकार कितने होंगे, 4। कौन कौन से हैं, यमक है, उपमा है, श्लेष है और दीपक है। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं
लेकिन अलंकार की सर्वप्रथम परिभाषा दिया है महाकवि दंडी ने। किसने दिया है? महाकवि दंडी ने। इनके अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान, बोर्ड में यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको ऐसे कर लीजिए, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, संस्कृत में इन्होंने परिभाषा दिया है। तो प्रयोग किसने किया? भरत मुनि ने। परिभाषित किसने किया? महाकवि दंडी ने। अब महाकवि दंडी ने अलंकारों की संख्या बताई 36। कितनी बताई? 36। ध्यान दीजिएगा, भरत मुनि ने कितना बताया? 4, और दंडी कितना बता रहे हैं? 36। तो नोट कर लीजिए, इनके अनुसार अलंकारों की संख्या 36 है। देखिए, प्रयोग कोई और कर रहा है, परिभाषा कोई और दे रहा है, लेकिन श्रेय किसी और को मिल रहा है। यानी कि तीसरा पॉइंट, यदि आपसे पूछा जाए कि अलंकार का पितामह या अलंकार का जनक किसे कहा जाता है, तब बताइएगा महाकवि भामह। किसको माना जाता है? महाकवि भामह को। अलंकार का जनक किसे? महाकवि भामह को। इनके अनुसार अलंकारों की संख्या 35 यानी 35। नोट करिए। अब एक सवाल मैं आपको बोलूं कि यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अलंकारों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताएंगे? अलंकारों की संख्या कितनी होती है तो क्या बताएंगे? बताओ। हाँ, काहे ऐसे बैठे हो? सीधा बैठो। अलंकारों की संख्या कितनी? निश्चित नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं संख्या की बात कर रहा हूं, मैं प्रकार की बात नहीं कर रहा हूं। जब प्रकार की बात करेंगे आगे हम बता रहे हैं, लेकिन जब अलंकार की संख्या पूछी जाए, ऐसा सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा। जब भी अलंकार की संख्या पूछी जाएगी, किसी न किसी का नाम लेकर पूछा जाएगा। उदाहरण के लिए, भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या 4, महाकवि दंडी के अनुसार अलंकारों की संख्या 36, महाकवि भामह के अनुसार अलंकारों की संख्या 35। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलंकारों की संख्या अलग अलग बताई गई है। जैसे मम्मट के अनुसार, बोर्ड पर लिखा है ना, जैसे मम्मट के अनुसार अलंकारों की संख्या 67। मम्मट के अनुसार अलंकारों की संख्या 67। जयदेव के अनुसार अलंकारों की संख्या 85। जयदेव के अनुसार अलंकारों की संख्या 85। भूषण के अनुसार अलंकारों की संख्या 105। भूषण के अनुसार अलंकारों की संख्या 105। पंडित जगन्नाथ के अनुसार अलंकारों की संख्या 161। पंडित जगन्नाथ के अनुसार अलंकारों की संख्या 161 बताई गई है। हो गया। तो कुल मिला के ये कहे कि 4 नाम आपको इधर मिल गए, 3 उधर। 3 उधर किसका किसका मिला? भरत मुनि का। तो भरत मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई? 4। जबकि महाकवि दंडी ने कितना बताया? महाकवि दंडी ने बताया अलंकार की संख्या 36। जबकि महाकवि भामह ने कितना बताया? 35। अब अगर मान लीजिए अलग अलग विद्वान अलग अलग संख्या बता रहे हैं, तो कौन क्वेश्चन बनाएगा जो आपसे ये पूछेगा कि अलंकारों की संख्या कितनी है? उसको ये पूछना पड़ेगा कि किस विद्वान के अनुसार अलंकार की संख्या कितनी है। बात क्लियर हो गई। अब हम ये देख लीजिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कब सबसे पहले प्रयोग हुआ, किसने किया, फिर परिभाषा किसने दिया। यानी प्रयोग कोई और कर रहा है, परिभाषा कोई और दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद जनक किसी और को माना जा रहा है। फिर अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलंकार की संख्या हो गई। अब आप लोग हेडिंग लगाइए, अलंकार के प्रकार। तो अलंकार के प्रकार की हम बात करेंगे तो अलंकार को 3 भागों में बांटा जाता है, या अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 को कहा जाता है शब्दालंकार, नंबर 2 को कहा जाता है अर्थालंकार, और नंबर 3 को कहा जाता है उभयालंकार। तो ऐसे बना लीजिए
एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर दा का आ का प्रयोग किए हैं तो अ नहीं आएगा ना, संधि पढ़ चुके हैं ना, शब्द अ धन अ का मेल आ हो जाता है, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब आइए समझते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। देखिए आपको बताया गया कि शोभा बढ़ाने वाले, दंडी ने परिभाषा भी दिया कि काव्य शोभाकरान धर्मानान अलंकारान प्रचस्ते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, यहाँ धर्म का मतलब किससे है, गुण से है, यानी वो गुण जो काव्य की शोभा बढ़ाएं वही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तो भैया अब इसी आधार पर अलंकार के 3 भाग कर दिए गए, कौन कौन से, शब्दा, अर्था और उभयालंकार। अब सवाल है कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, यानी जब कोई कवि या जब कोई लेखक शब्दों के माध्यम से, किसके माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपनी काव्य की शोभा बढ़ाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, शब्दालंकार। जैसे जो अभी मैंने लाइन बोली, शेष गणेश महेश दिनेश, इसमें क्या है, शब्दों का ही तो खेल है, इसमें किसका खेल है, शब्दों का खेल है, तो ऐसे अलंकार को कौन सा अलंकार कहा जाएगा, शब्दालंकार। अब हम अर्था छोड़ते हैं, उभया छोड़ते हैं, हम अब आगे बढ़ते हैं किसको लेकर, शब्दा को। शब्दा पढ़ लेंगे, फिर हम आएंगे अर्था में, फिर किस में आएंगे, उभया में आएंगे। तो लगाइए सब लोग हेडिंग, शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेद। तो अब जब पहले ही आपको बता दिया गया कि अलंकारों की संख्या क्या है, अनिश्चित है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग अलंकार बताए गए। आप किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी अलग अलग किताबों में अलग अलग अलंकार बताए गए होंगे, यानी किसी में 25-30 बताया गया होगा, तो किसी में 35-40, किसी में 100 भी 150 भी अलंकार बताए गए होंगे। अब उसी तरीके से जब हम अनिश्चित है तो अब शब्दालंकार में कौन कौन सा अलंकार पढ़ाएं, तो इसके लिए हम रास्ता ये चुनते हैं कि जो आपके एग्जाम में क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी जो एग्जाम में अलंकार पूछे जाते हैं वही अलंकार हम किसके अंतर्गत, शब्दा के। अर्था के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादा उसको भी बता देंगे, फिर उभया में जो पूछे जाते हैं उसको भी बता देंगे। अब उसके बावजूद भी यदि कोई ऐसे भी हैं जो कभी कभी आए हैं तो उनको हम लास्ट में लेकर, यानी कि कुल मान के चलिए लगभग 25 से 30 अलंकार तो बताएंगे ही। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए शब्दालंकार के भेद में पहला अलंकार लिखिए, अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार लिखिए, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। नंबर 2, यमक अलंकार। यमक अलंकार। नंबर 3 लिखिएगा, श्लेष अलंकार। श्लेष। नंबर 4 लिखिएगा, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। नंबर 5 लिखिएगा, विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार। नंबर 6 लिखिएगा, पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार। और नंबर 7 लिखिएगा, मुद्रा अलंकार। नंबर 7, मुद्रा अलंकार। अब हम इतने अलंकार किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, शब्दालंकार के अंतर्गत। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं, वह अलंकार जहाँ जिसमें किसकी प्रधानता पाई जाए, शब्दों की प्रधानता पाई जाए, अर्थात जब कोई लेखक शब्दों के माध्यम से अपनी काव्य की शोभा बढ़ाने का प्रयास करता है तो वहाँ कौन सा अलंकार, शब्दालंकार। और शब्दालंकार के मुख्यतः भेद आपके सामने है, मैंने कितने का नाम लिखा है, 7 का। कौन से 7 है जो आपके एग्जाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले की हेडिंग लगाइए, अनुप्रास अलंकार। पहले की, बाकी को मैं साफ कर देता हूं। चलिए आइए, अब मैं आपको केवल 7 बताया हूं, लेकिन अब यहां से संख्या बढ़ेगी क्योंकि किसी अलंकार के जो भेद भी पूछे गए हैं उनको भी हम बताएंगे। जैसे हम अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार के कुल भेद होते हैं 5।
कितने भेद होते हैं? 5। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5। कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है छेकानुप्रास। कौन सा अलंकार? छेकानुप्रास। नंबर 2 होता है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास। नंबर 3 होता है वृत्त्यानुप्रास। नंबर 4 होता है श्रुत्यानुप्रास। और नंबर 5 होता है अंत्या। अंत में आया है तो क्या है? अंत्यानुप्रास। तो अब अगर इस तरीके से देखा जाए तो 7 आपको उधर बताए, 5 इधर, बढ़ गया 7 5 12 हो गया। इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, लेकिन इनमें भी हम वही देखेंगे जो महत्वपूर्ण है। जैसे ये श्रुत्या और अंत्या को नहीं पढ़ना है, हमको ये 3 पढ़ने हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और वृत्त्या। बना लीजिए इसको, और बना लीजिए तो फिर हेडिंग लगा लीजिएगा अनुप्रास। पहले अनुप्रास की परिभाषा, फिर छेका, फिर लाटा, फिर वृत्त्या। इसी तरीके से पढ़ाते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए आइए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देते हैं, एक आध उदाहरण देके आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ, बातचीत नहीं, ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। किसकी बात कर रहा है? व्यंजन। यानी ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति पाई जाए। आवृत्ति पाई जाए। आवृत्ति का मतलब बार बार। आवृत्ति का मतलब है बार बार। यानी कि ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ जहाँ पर एक ही व्यंजन वर्ण क्या है वो कि आवृत्ति यानी बार बार आए, तो वहाँ क्या पाया जाएगा? तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण जैसे बड़ी फेमस लाइन है क्या? तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। अब आप इस पंक्ति में देखेंगे कि एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति पाई गई है। वो कौन सा है? त त त त त। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोचें कि यह पंक्ति बोलने में या सुनने में क्यों अच्छी लग रही है, क्यों उसमें शोभा निकल के, उसकी सुंदरता निकल के आ रही है, क्योंकि इस तरीके से व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया गया है कि यह पंक्ति बोलने में या सुनने में क्या लग रही है? अच्छी लग रही है। अब यही मैंने बताया कि शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को या शोभा बढ़ाने वाले गुणों को ही क्या अलंकार कहते हैं। अब लेकिन इसमें शोभा किससे बढ़ाई गई है? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, यानी एक ही व्यंजन का बार बार प्रयोग करके। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए फिर से। मैंने कहा कि अनुप्रास के कितने भेद? 5। नंबर 1 कौन सा? छेका। नंबर 2 वृत्त्या। नंबर 3 लाटा। उसके बाद श्रुत्यानुप्रास। उसके बाद अंत्यानुप्रास। तो चलिए अब बढ़ते हैं छेकानुप्रास की तरफ। बस 2-3 शब्दों में आपकी परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक आपको अनुप्रास अलंकार में ये बताया गया कि व्यंजन वर्ण की क्या पाई जाए? आवृत्ति, यानी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब कि एक ही व्यंजन वर्ण बार बार आए, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। लेकिन अब अनुप्रास का ही पहला भेद क्या है? छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास की क्या परिभाषा होगी? 2-3 शब्द ध्यान रखिएगा। नंबर 1 अनेक वर्ण। क्या है? अनेक वर्ण। यहाँ पे अनेक वर्ण शब्द लिखा गया? कहीं पे है? नहीं लिखा गया। तो पहला शब्द है अनेक वर्ण। दूसरा है अनेक वर्णों, एक शब्द और जोड़ लीजिए, अनेक वर्णों की आवृत्ति। दूसरा है एक बार। यहाँ क्या कहा अनुप्रास में? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। न अनेक बार की बात किया न एक बार की। यहाँ क्या कह रहा है? अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार। और तीसरा शब्द है क्रमशः, यानी कि क्रम में हुई हो।
अगर ये 3 शर्तें किसी काव्यगत पंक्ति में कंप्लीट हो रही हैं तो आप कह सकते हैं वहाँ कौन सा अलंकार है, 6 का अनुप्रास। यानी यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं ऐसी काव्यगत पंक्तियाँ जहाँ पर अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार वह भी क्रमशः आई हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, 6 का अनुप्रास होगा। अंतर क्लियर हो गया अनुप्रास और 6 का में। अनुप्रास क्या कहा, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति पाई जाए, बस सीधा सीधा। तवन तनुजा तटतमाल तब बहुछाए, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, वहाँ पे अनुप्रास। लेकिन यहाँ पर 3 शर्तें कह रहा है। शर्त नंबर 1, अनेक वर्ण की आवृत्ति एक बार और वो भी क्रमशः। उदाहरण बड़ी फेमस लाइन है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा। बस इस पंक्ति में आप पाएंगे कि कौन सा अलंकार है, 6 का अनुप्रास। आइए देखते हैं। पहली शर्त देखिए क्या कह रहा है कि अनेक वर्ण की आवृत्ति। आप देखकर बताइए इस पंक्ति में वह अनेक वर्ण कौन से हैं जो एक से अधिक बार आए हैं। एक से अधिक बार आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, आवृत्ति हो गई ना। वैसे भी हिंदी में जानते हैं कि वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन, दूसरा बहुवचन। वहाँ द्विवचन का काम नहीं है, यानी एक से अधिक बार आ गया इसका क्या मतलब हुआ, वो बहुवचन हो गया। बहुवचन का मतलब क्या हो गया, आवृत्ति हो गई, यानी बार बार आ गया। तो वह कौन सा ऐसा इसमें व्यंजन है कि जो अनेक बार आया हो। अनेक बार यानी कि एक व्यंजन प यहाँ आया, फिर प आया, यहाँ द आया और यहाँ द आया, यानी कि अनेक वर्ण की आवृत्ति। तो इसमें लिखिए, यही लिख देते हैं, अनेक वर्ण कौन कौन से हैं, प और द। कौन कौन से हैं, प और द। दूसरी शब्द कह रहा है एक बार यहाँ आया, ये तो भैया आएगा। उसके बाद एक बार और आया है, एक बार और आया है, यानी कि पद है, उसके बाद फिर क्या है, पदुम है। अब इसको माँ को छोड़े रहिए, उससे नहीं मतलब है। एक बार पद आया था, लेकिन फिर एक बार क्या आया, प और द आया। लेकिन फिर क्या कह रहा है, क्रमशः। क्या कहा, क्रमशः। तो यहाँ प पहले आया तो यहाँ भी प पहले आया, यहाँ द बाद में आया तो यहाँ भी द बाद में आया, तो हो गया क्रमशः ना। प क्या आया नंबर 1 पर, फिर द नंबर 2 पे, तो फिर जब आया तो प नंबर 1 पर और द नंबर 2 पे आया। हो गई बात क्लियर। तो ऐसी काव्यगत पंक्तियां जहां पर अनेक वर्ण प और द की आवृत्ति एक बार वो भी क्रमशः हुई है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। बात क्लियर हो गई सबकी। अब आपको अनुप्रास और 6 का अनुप्रास में अंतर कर लेंगे सब। किसी को कोई दिक्कत का भाई साहब, नहीं ना, इधर समझ में आ रहा है कुछ ना, लग रहा है कि आगे सही हो जाएगा। अभी 2-3 दिन हुआ ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए। चलिए एक अलंकार और बता देते हैं जो कन्फ्यूजन वाला है, तब मैं क्लास छोड़ता हूँ, तो मुझे लग रहा है लेट हो रहा है। हाँ दे दिया जाए और अनुप्रास और 6 का जैसे उसमें ना रहे, ऑप्शन में ना रहे। हाँ अनुप्रास रहे और उसमें लिख दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तो अनुप्रास को वोटिंग कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई। आपका सवाल मैं नहीं समझ पाया। आप क्या कह रहे हैं कि ऑप्शन में नंबर 1 अनुप्रास हो जाए, नंबर 2 6 का हो जाए, उस 6 का ना रहे। हाँ, और कोई अलंकार दे दे और लास्ट में या चौथा ऑप्शन जैसे इनमें से कोई नहीं। तब इनमें से कोई नहीं होगा ना, क्योंकि इसकी परिभाषा स्पष्ट है, अनेक वर्ण एक बार और क्रमशः की बात नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई ना। तो हाँ अरे भैया भेद तो हैं, लेकिन भेद में भी तो अंतर है। आप बताओ, एक ही बात के 4 लड़के हैं, चारों में अंतर है। हाँ, चारों में अंतर है, और जो जिसकी बात कर रहे हैं वो है ही नहीं है, तो क्या बेटे की जगह कह दो कि यही है, बाप को कह दोगे? नहीं बात समझ पाए? तो फिर कैसे बोल दोगे? परिभाषाएं अलग अलग है ना, क्योंकि बस समानता जानते क्या है, समानता सिर्फ इसकी है, आवृत्ति की। समानता सिर्फ किसकी है, आवृत्ति की है। बात क्लियर हो गई ना। समानता सिर्फ एक यह है कि एक बाप और 4 बेटे 5 बेटे एक ही घर के हैं, एक ही कुल के हैं, एक ही खानदान के हैं, लेकिन हैं तो अलग अलग ना। सबका डीएनए अलग अलग है ना, सबका जीन अलग अलग है ना। कोई गोरा है, कोई कविया है, नहीं कविया है बोलो, काला का है बोलो, हिंदी पढ़ रहे हो ना, हिंदी वाले शब्द बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो तुम्हारे गाँव ही वाला शब्द हो गया, बात सही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा था। अनुप्रास में कहा गया कि सिर्फ ये बात कही गई क्या, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति पाई जाए। छेका में क्या कहा गया, छेका में कहा गया अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार एवं क्रमशः। अब हेडिंग लगाइए आप सब, विवृत्यानुप्रास। मैं चूँकि प्रकार लिखाते समय पहले लाटा लिखाया था, बस 5 मिनट और। चलिए, विवृत्यानुप्रास की परिभाषा, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई हो किंतु क्रमशः न हुई हो, तो वहाँ विवृत्यानुप्रास अलंकार होता है। आइए अंतर स्पष्ट कर लीजिए, उसके बाद लिख लें। अनुप्रास अलंकार में हमने कहा कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई हो। उदाहरण दिया गया, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। त आया, बार बार आया, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, यहाँ पहले आया है, यहाँ भी पहले, यहाँ भी पहले, यहाँ भी पहले आया ना, यानी दूसरे तीसरे शब्द के अक्षर के रूप में नहीं आया। लेकिन फिर छेका कह रहा कि अनेक, यहाँ पर एक की बात किया, ये अनेक की कर दिया, और ये किसकी कर दिया, क्रम की। अब ध्यान रखिए, ये अनेक की बात नहीं कह रहा है, ये एक की ही बात कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि क्रमशः न हुई हो, क्रमशः न हुई हो। अब उदाहरण लिखिएगा, वही जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेष, गणेश, दिनेश, महेश, जाहि निरंतर गावें, जाहि निरंतर गावें, ताहि अहिर की छोहरिया, ताहि अहिर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचाऊ। जाहि निरंतर गाँव नहीं समझ में आ रहा का, बोल ही के लिखा दें। अभी जब पढ़ शब्दा रहे तो काहे अर्थ के पीछे जा रहे, अर्थ में आएंगे तो वहाँ अर्थ ही अर्थ होगा ना। हो गया? आइए बोर्ड पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या हो गया, मतलब आ गया इसीलिए कहा। हाँ चलिए, कहा गया एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति, वह व्यंजन वर्ण कौन है, श है, किंतु क्रमशः न हुई हो। यहाँ पहले आया है, यहाँ बाद में आया। हो गया क्लियर? तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, विवृत्यानुप्रास। एक इस उदाहरण में एक स्थान ऐसा भी है, जिसको पता हो हाथ उठाएगा। एक स्थान ऐसा भी है कि केवल हम उसको देखें ना, उसी केवल आधी लाइन को, तो वहाँ पर आपको छेकानुप्रास की भी महक आएगी। वो लाइन कहाँ है, कौन पकड़ पाएगा, कौन पकड़ पाए? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। 1 2 3, हम बताओ संजय यादव। हाँ, अहिब वाला, हाँ, यहाँ से कैसे 6 2 बार आया है, लेकिन मेरे भैया अनेक वर्ण है। अच्छा वही 6 आ रहा है, कहाँ अनेक वर्ण है? एक वर्ण और अब बताओ
हाँ? तो ये कहाँ है? एक बार डाउन होना चाहिए इसके अलावा- छवई छवण है ना? इसके अलावा क्रमागत नहीं है ना। हाँ कहाँ पे? अबे भैया यहाँ भी स है। कहाँ जब समझा रहे थे तो कहाँ थे? दो चीज क्रमागत होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना ताकि तीनों में अंतर क्लियर होता चले। बात समझ पा रहे हैं ना? फंस जा रहा है मामला ना? तब टिक लग गया एग्जाम तो काहे टिक लगाओगे? पढ़े रहोगे तो कैसे टिक लगा दोगे? अभी क्लियर हो गया। हो गया? तो यहीं से क्लोज करते हैं।